नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्याम भारद्वाज जी। श्याम भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी से लगभग पिछले 25-30 साल से जुड़े हुए हैं और जितने भी आंदोलन इस दौरान हुए हैं, जितनी भी यात्राएं निकली हैं या जो भी संघर्ष पार्टी ने किया है, कहीं ना कहीं श्याम भारद्वाज जी की भागीदारी रही है। श्याम भारद्वाज जी नरला विधानसभा के घोघा गाँव से के रहने वाले हैं और क्षेत्र में इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम किया है। तो अब विधानसभा चुनाव सर पे हैं और हम बात करते हैं श्याम भारद्वाज जी से कि क्या उनकी भी टिकट के लिए दावेदारी है और अगर दावेदारी करेंगे तो किस आधार पर करेंगे और क्या क्या उनका एजेंडा रहेगा। श्याम भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल द पब्लिक फर्स्ट में। श्याम जी, ये बताइएगा कि आप पार्टी के लिए पिछले लगभग 25-30 साल से काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए हैं, इतना लंबा सफर आपने पार्टी के साथ तय किया, कैसा अनुभव रहा आपका? देखो, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, वर्कर हैं। पार्टी जब सत्ता में थी जी, तब भी हमने सफर तय किया है 10-15 साल का जी, और आज पार्टी सत्ता में नहीं है जी, तब भी 15 साल के करीब, 12-13-14 साल के करीब हो जाएंगे। जी, तो दोनों के मिला के जो सत्ता में नेता थे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है और अब संघर्ष का टाइम है तो संघर्ष करने का भी मौका मिला है। श्याम जी, एक दौर था सेंटर में भी कांग्रेस थी, दिल्ली में भी कांग्रेस थी और दिल्ली दोनों उसमें कांग्रेस थी, कांग्रेस का राज रहा 15 साल से दीक्षित जी रही। फिर कांग्रेस का जहाज जो था डूबने लगा। उस डूबते जहाज को देखते बहुत सारे लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया, कोई बीजेपी में चला गया, कोई आम आदमी पार्टी में चला गया, कोई अन्य किसी पार्टी में चला गया। आपने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, ऐसा क्या लगाव रहा कांग्रेस के साथ जो आपका कहीं भी जाने का मन नहीं किया कांग्रेस छोड़ के? देखो अनिल जी, क्या है, कुछ लोगों की आत्मा में कांग्रेस बसती है जी। वो लोग पार्टी के सच्चे सिपाही थे, वो सत्ता में भी पार्टी के साथ खड़े थे और आज संघर्ष में भी पार्टी के साथ खड़े हैं जी। कुछ लोग थे जो मौका देखे राजनीतिक होते हैं, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ लेते हैं पार्टी छोड़ के जी। जब उनका दल बदलने का समय आया वो दल भी बदल जाते हैं जी। तो दो तरह की विचारधारा के आदमी होते हैं। एक आदमी का एम होता है कि भी मेरी विचारधारा किस पार्टी से सूट करती है जी। मेरी अंतरात्मा में क्या विचारधारा है जी। और कांग्रेस, राहुल जी कहते हैं कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है जी। कांग्रेस एक विचार का नाम है। आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, देश में जो भी देश को कमजोर करने का काम करेगा, संविधान के खिलाफ जी। जैसे अब जो संविधान की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, संविधान से भी छेड़छाड़ की जा रही है। कांग्रेस एक पार्टी संगठन से हटके एक विचार है जी। अगर मेरे विचार में कांग्रेस भर रही है यहाँ तो मैं और कहीं जाने की सोच नहीं सकता। आपका कहने का मतलब है कि जो लोग विचारधारा से जुड़ते हैं, हाँ, वो परिवार में रहते हैं, वो परिवार में रहते हैं और जो विचारधारा से नहीं जुड़ते, जिनको अपना वो स्वार्थी है, स्वार्थी लोग मौका देखते हैं वो। जी, जी। कि आज झाड़ू के बात है झाड़ू में चले गए जी। आज बीजेपी के बात है बीजेपी में चले गए जी। आज मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ लिया, 2-3 बार मैं पार्टी के खिलाफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़कर फिर मैं चाहूं फिर पार्टी में आ गया, किसी ने जब नहीं पूछा फिर पार्टी की टिकट मांगने लग गए। श्याम जी, विधानसभा चुनाव सर पे है, दिल्ली विधानसभा चुनाव, और जो मेन पार्टी पहले होती थी बीजेपी कांग्रेस, लेकिन आज जो मेन टक्कर हो रही है, जो हमें सामने नजर आते हैं, वो आप पार्टी और बीजेपी। बिल्कुल जी, क्योंकि कांग्रेस का कहना कि ग्राफ बहुत नीचे चला गया इस समय पे, लेकिन दोबारा से जीवित करने के लिए ये नया यात्रा निकाली जा रही है जो कल ही संपन्न हुई है। इसको लेके क्या कहेंगे, क्या किस तरह जन आधार जुटाएंगे आज के माहौल में? देखो अनिल जी, राहुल जी ने यात्रा शुरू करी थी, भारत जोड़ो यात्रा जी, और कुछ हद तक मैं उस यात्रा का हिस्सा रहा हूं जी, नू से लेकर जी, और जब ये यात्रा लाल किले तक आई जी, तो उस यात्रा में राहुल जी के साथ था मैं जी। ये मेरे फोटो हैं जी। नू से लेकर जो हमने सफर तय किया है, मैंने देखा है कि अपनी जिंदगी में मैंने या तो कभी बड़े कांग्रेसियों से सुनते हैं कभी गांधी चला था जी, या ये एक राहुल गांधी चला है जी, और 3,500-4 हजार किलोमीटर की यात्रा तय करना इतनी सर्दी में, आज सलाम है उस राहुल गांधी को जिसको ये पार्टी वाले कहते थे कि ये तो चांदी के चम्मच में पैदा हुआ है लड़का, इतनी बड़ी यात्रा ये नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी ने वो काम करके दिखा दिया, एक इतिहास रच दिया कि 3,500-4 हजार किलोमीटर सुनने से भी कम तापमान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इस यात्रा का जोश रहा और पार्टी जो निचले स्तर पर जा रही थी उसको पार्टी को एक बहुत बड़ा अच्छा रूप और स्टैंड मिला।
लेकिन क्या कांड रहे, श्याम जी के 4.5 यात्रा करने के बाद भी कहीं ना कहीं जनादेश पार्टी को नहीं मिल पाया? नहीं, क्या हुआ कि 2-3 स्टेटों में तो हमारा मामला रहा, और एज ए पब्लिक का भी, एज ए अपोजिशन अगर ये रहा कि नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डाल के जी और उनके सवालों का जवाब और कोई दे सकता है संसद में, तो देश को ये हो गया कि राहुल गांधी दे सकता है। जी विपक्ष में आज जितने मजबूत तरीके से अडानी की बात हो, जी संविधान की बात हो, जी जाति पिछड़े वर्ग की बात हो, कमजोर मजदूर की बात हो, जी हिंदू मुस्लिम की बात हो, धर्म के नाम पर जो इन लोगों ने पाखंड मचा रखा है, जी उसकी अगर सबसे मजबूत तरीके से संसद में आवाज कोई रखने वाला नेता है तो मात्र राहुल गांधी है। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ धर्म की आड़ में ही देश को लेकर जा रही है? आप सत्ता में आई है तो धर्म की आड़ में आई है। धर्म की आड़ में आई, तो धर्म कहां तक सिद्ध का वो इनकी महत्वाकांक्षा सिद्ध कर सकता है? कब तक क्या इस आने वाले समय के लिए युवाओं के लिए खतरनाक नहीं होगा कि धर्म की राजनीति? देखो क्या है कि अयोध्या इलेक्शन ये हारे, जो राम मंदिर का मामला इन्होंने किया, जी मथुरा वाली सीट ये हारे, जी एक हद तक तो लोगों को इन्होंने बलगला लिया था, लेकिन 2-4 स्टेटों में, यूपी में जो जनता ने इनको जवाब दिया जी। और धार्मिक जो स्टेटें थी जी उन्हीं को इनको हराया, तो ये भी इनके मुंह पे एक कगरारा तमाचा था। लेकिन अब योगी जी फिर कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। जी हरियाणा में हमारी कुछ गलतियां रही जिससे हमें नुकसान गया। हरियाणा का इलेक्शन हमें महाराष्ट्र में भी नुकसान दे गया, जी और उस इलेक्शन में हमारी कुछ गलतियां रही, हम और कॉन्फिडेंस रहे या जातीय समीकरण के कुछ कारण रहे, उससे हमें नुकसान भले हुआ है। लेकिन रही दिल्ली की बात के, अब देवेंद्र यादव जो हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, हमारे बड़े भाई, जी 1 महीने से हम यात्रा में चले हैं और कल यात्रा संपन्न हुई है। जी उस यात्रा में मैं भी 3-4 दिन लगा के आया हूं, और हमने नरला में भी यात्रा निकाली। तो लोगों में जोश है, उत्साह है, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। श्याम जी, जोश होना, उत्साह होना एक अलग चीज है पार्टी वर्करों में। देखो, कोई पार्टी कोई भी हुई, जोश के साथ ही काम करते हैं। जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं वो जोश के साथ ही काम करते हैं। लेकिन उस जोश के साथ, क्योंकि पहले भी पिछले 2 चुनाव चले गए विधानसभा के, कहीं भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी, वो बीजेपी का कांग्रेस का कैंडिडेट कहीं भी ठहरता नजर नहीं आया, कहीं भी कई जनादेश इकट्ठा कर नहीं पाया। देखो, इसमें कोई शक नहीं है जी। कि हमारे कुछ नेता भी और हमारे जो वोट बैलेंस था जी वो हमसे चिटकिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी नेता भी गए हैं मौका देख के लो, या उसको कोई भी उनका अपना कुछ स्वार्थ होगा, जी लेकिन हमने आपको बार बार एक बात कही है कि कांग्रेस जिसकी आत्मा में बसती है वो आज भी कांग्रेस के साथ है। जी सत्ता में भी साथ था, संघर्ष में भी साथ है। इतना जरूर हम कह सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कि हम धरातल पर चले गए थे, जी धरातल से हम उठे हैं और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जी इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी निचले स्तर पर चली गई थी। दिल्ली में हम कामयाबी की स्तर से बहुत दूर थे, लेकिन अब हमें लगता है कि अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब झाड़ू के भी आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स मत मानो। जी बीजेपी ने तो वही धर्म की राजनीति करनी है। जी झाड़ू का जो कार्यकाल रहा है ना 10 साल का, एक तो यमुना सफाई, जी उसमें ये फेल हो गए, जी और फिर दूसरी चीज इन्होंने कहा था कूड़े के ढेर, जी उसमें ये फेल हो गए। नहीं, वो तो खत्म हो ही रहा है। जो बाईपास पे बना हुआ था तो खत्म कर ही दिया इन्होंने। नहीं, अभी कहाँ खत्म करा। जी, लगे हुए हैं वो बहुत। इतने सालों से देखो, इकट्ठा कर रखा था, कोई इकट्ठा तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के राज में हुआ था। कल इकट्ठा हुआ था, मैं मानता हूँ। कल मैं अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू देख रहा था संजय चौधरी के साथ, जी संदीप चौधरी के साथ, सॉरी। तो उसमें केजरीवाल जी ने 3 चीजों को स्वीकारा है कि यमुना की सफाई और कूड़े के ढेर, जी, और एक चीज और थी इंट्राक्शन वगैरह या जो भी, उसमें हम फेलियर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब एक सीएम जो कैंडिडेट जो सीएम रहा दिल्ली का, हाँ, और पार्टी का करता धरता है, हाँ, पहली बार किसी ने स्वीकारा कि हमारे हम में कमियां हैं। हाँ, उसने स्वीकारा कि 3 मुद्दों पर तो हम बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। क्या ये बड़ी बात नहीं कि कितने नेशनल स्तर का जो मुख्यमंत्री रहा दिल्ली में, और वो खुद स्वीकार कर रहा है? क्योंकि ऐसा स्वीकार तो आजकल मेरे ख्याल किसी पार्टी का नेता या कोई मंत्री करता ही नहीं है। अनिल जी, 15 साल शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रही। जी
हमारे पार्टी ने इतना विकास किया, अगर कोई आदमी 15-20 साल में दिल्ली आया होगा तो जी। वो ये देखता होगा कि ये वही वाकई में वही दिल्ली है या ये नई दिल्ली है। जी। पेरिस बना कर रख दिया शीला दीक्षित ने। जी। और अभी आप देखो इस रोड पर जिस पर हम बैठे हैं, आप बाकनेर गांव तक चले जाओ यहाँ से लगा के, जी। मेरे ख्याल में आपकी गाड़ी ऐसी जगह जाएगी जैसे आप कहीं खेत खलियान में जंगल में चल रहे हो। जी। जगह जगह नाले टूटे पड़े हैं, जगह जगह रोड टूटे पड़े हैं, कहीं सफाई व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में जब 2 बूंद पड़ जाती है तो यहाँ रोड पे इतना पानी और इतना बुरा हाल हो जाता है। तो श्याम जी बात करें नरला विधानसभा की, हाँ, कहाँ कमियां रही नेताओं की, पार्षदों की, विधायकों की, जो नरला छतरा का कहीं विकास नहीं हो पाया। पिछले 10 साल में भी शरद चौहान जी विधायक हैं और आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, लेकिन नरला क्षेत्र के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाया जो नजर आए धरातल पे कि हाँ ये आम आदमी पार्टी की देन है। और अभी तो क्या कहते हैं निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से है हमारे। हाँ, हाँ, नरला वार्ड में भी और वागनेर वार्ड में भी हमारे विधायक रहे चरण सिंह खंडेरा जी। 10 साल वो विधायक रहे जी। स्वतंत्र नगर में जब कुछ भी नहीं होता था, खेत खलियान होते थे, तो स्वतंत्र नगर का मिट्टी गिरा कर ऊंचाई पर लाने का काम जी। नाली गली खड़ंजे का काम जी। संदीप दीक्षित हमारे एमपी होते थे और AK वालिया हमारे शहरी विकास मंत्री होते थे। जी। उस टाइम पे 80-85 करोड़ रुपए का बजट अकेले हमने स्वतंत्र नगर को दिलाया। जी। जो लाइन की तरफ का ए स्वतंत्र नगर है उसमें हमने कोई गलियां नहीं छोड़ी। फिर बी पार्ट में इतना झील था, उसको सारे को भरकर नाली खड़ंजे, इस सबसे बड़े नगर को अगर किसी ने विकसित किया है और इसमें सबसे ज्यादा बजट लाया है और काम कराया तो कांग्रेस पार्टी ने कराया। बजट तो शरद चौहान जी भी 2 बार लेके आ चुके हैं, लेकिन काम के नजर नहीं आ रहा। देखो शरद चौहान जी 2 बार बजट लेकर आ चुके हैं, इन लोगों का अभी भी क्या काम है? चल रहा है नगर के अंदर। अभी वो इलेक्शन के टाइम पे चल रहा है ना जी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक फार्मूला बना लिया कि 4-4.5 साल तो कुछ मत करो जी। जब 6 महीने रह जाए, जब इनको MLA को बजट देकर गलियां ये काम जो शुरू कर दो जी। तो 4.5 साल का नरकीय जीवन और 6 महीने के जीवन में तो आप देखो ना इस रोड की क्या हालत है जी। आप नगर की हालत देख लो। आपने बारिश में देखा होगा जी। हम तो यहीं रहते हैं, आप भी यहीं रहते हो, कहीं बाहर के नहीं है। बारिश जब हो जाती है, अगर 1 घंटा भी नरला में बारिश होगी तो आपने देखा बाकनेर गोंडा रोड का क्या हाल होता है। जी। निकल नहीं पाता आदमी, ना गाड़ी निकल पाती, रोड का और गड्ढों का सड़क का तो पता ही नहीं लगता। तो श्याम जी क्या कारण है नेता जब सत्ता में आने से पहले तो बड़े बड़े दावे करते हैं, जैसे अब मैं अभी फिलहाल की बात करूं, नरला में इतने जन सेवक और समाज सेवी उतर के आ गए हैं, खासकर कोई बीजेपी के नेता कह लो, आम आदमी पार्टी के नेता कह लो, या कांग्रेस के भी, कांग्रेस के खैर पटल पे नजर नहीं आए हैं, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी इतने समाज सेवी और सेवादार उतर के आ चुके हैं, एकदम से ये चुनाव के समय इनको सेवा क्यों नजर आती है? एक तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, कोई भी कार्यकर्ता नहीं रहा, सब नेता हो गए जी। आपने जितने होल्डिंग देखे होंगे, अपना फोटो लगाकर होल्डिंग पर नीचे लिख देते हैं युवा नेता जी। किसी ने कांग्रेस की ABCD का नहीं पता जी। कांग्रेस की विचारधारा का नहीं पता जी। पार्टी को 6 महीने नहीं दिए जी। जिन लोगों ने 60 70 साल दे दिए और 25-30 साल हमने भी दे दिए जी। कल का कोई भी आदमी होल्डिंग छपवाकर अपने नीचे युवा नेता लिखना पसंद करता है, कार्यकर्ता लिखना पसंद नहीं करता जी। एक तो सभी नेता हो गए, कार्यकर्ता कोई नहीं रहा। जी। इन लोगों को ये संघर्ष नहीं किया ना कभी भी कि 25-30 साल पार्टी की आप दरी बिछाते हो, धरना प्रदर्शन देते हो, लाठियां डंडे खाते हो, यात्राएं करते हो, पार्टी के लिए जो संघर्ष करते हो उसको कांग्रेस पार्टी समझ में आएगी। तो आपको ये नहीं लगता श्याम जी के जो कार्यकर्ता जो धरातल पे काम करता है, जो आपने बात कही दरी बिछाने की, कुर्चा उठाने की जो बात की, वो जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं छुप जाता है? ये जो बड़े नेता एकदम आगे लीडर बड़े बड़े होल्डिंग लगा देते हैं चारों आगे, उनका कहीं जनादेश आगे पहुंचता है, लेकिन जो सच्चा कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, वो कहीं नजर नहीं आता। हमने HKL भगत जी जब MP थे जी, वहां से हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत है जी। हम उस टाइम पे काफी कम उम्र थी हमारी जी, 18 साल रही होगी। हमें ध्यान है कि घर में चून के पीपे से चून निकाल कर और उसकी वो बना के ले और भगत जी के पोस्टर हम भित्तों पे लगाया करते जी, चून से आटे से करके सीढ़ी पर चढ़ जी जी। काले कोट में भगत जी का फोटो होया करता, काला चश्मा, वो फोटो और वो बैनर पोस्टर आज तक मेरे आंखों में ऐसे के ऐसे हैं जी। भगत जी दिल्ली के बेताज बादशाह रहे और उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत विकास किया। जब जमुना पार और हमारा ये एरिया एक होता था जी उस दौरान पे, तो
आज का जो राजनेता है, जो पहले की राजनीति में समीकरण आ गया, आज राजनीति एक व्यापार बन गया है जी। पहले राजनीति एक सेवा भाव था जी। लोग बाग सेवा भाव से राजनीति मानते थे। नेता भी कार्यकर्ता की सुनता था और कार्यकर्ता भी नेता के लिए काम करता था जी। आज क्या हो गया, आज ये हो गया कि मैं इस फलाने का लीडर हूं जी। यो मेरा कार्यकर्ता है, यो मेरा नेता है। तक कुछ हद तक जी। इन भागों में ये जो बटे हैं और पार्टी को भी नुकसान होता है और नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि कौन आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है, कितने दिन से लग रहा है, किस आदमी का पार्टी में क्या योगदान है। संगठन अगर आप मजबूत नहीं करोगे, संगठन के आदमी को आपकी पहचान नहीं होगी आपको कि संगठन का आदमी कौन है जी। और किसका पार्टी में क्या योगदान रहा है। भाई किसने नौकरी करी है कितने दिन जी। किसने वर्करी करी है जी। किसने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े हैं पार्टी के खिलाफ, किसने अपना स्वार्थ सिद्ध कराया है और किसने पार्टी को टाइम देकर दरी बिछाई है, पार्टी का वर्क कराया है, पार्टी के लिए संघर्ष किया है। उस आदमी को अगर कोई भी नेता कार्यकर्ता को आगे नहीं लाएगा और इसी तरह की राजनीति अगर चलती रही तो कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी हुई, मैं मानता नहीं कि वो अपने बलबूते को अपनी जड़ों को मजबूत कर पाएगी। श्याम जी, एक समय होता था राजनीति में आने का, वो समय आज से मैं बात करूं 15, 20, 25 साल पहले की, 30 साल जहां से आपका राजनीतिक सफर शुरू हुआ है। गांव देहात में आसपास में गांव के लोग ये देखते थे कौन पढ़ा लिखा आदमी, कौन समझदार है, इसको हम उठाते हैं, है ना, ये शायद हमारे समाज का भला करते हैं। जैसे गांव में सरपंच होता है उसी तरीके से आसपास के भी लोग सोच के पार्षद का चुनाव हुआ या विधायक का चुनाव हुआ, लेकिन उस समय एक आदमी को देख के और लोग सहयोग करते थे उसका, कि भी सब बैठे मिलके उसको उठाते थे, ठीक है ना। लेकिन आज क्या आ गया, आज वो बदला हो गया, आगे चेंज। आज एक आदमी जैसे कोई भी है वो खुद ही नेता बन जाता है, जो पैसे वाला है, जिसके पास पैसा, वो 1 नंबर का 2 नंबर का मैं नहीं रखता, वो पैसे वाला होना चाहिए। अब वो क्या करता है कि वो खुद ही आदमी को इकट्ठा करता है अपने लिए कि मेरे लिए काम करो, पैसे देते हैं जी। अभी तो क्या हो गया, पहले कार्यकर्ता काम करते थे, आज कार्यकर्ता खरीदे जाते हैं। जो सक्षम है आज जी, उन लोगों ने ये बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो, पैसे की राजनीति का हुआ बढ़ाया है। पहले तो एक जो सच्चा कार्यकर्ता था उसके लिए समाज चंदा इकट्ठा करके देता था और पार्टी भी देती थी कि ये आदमी ठीक है, पार्टी का सच्चा सिपाही है, अच्छा आदमी है, अच्छी छवि है, आदमी को और छवि को देखा जाता था। आज वो चीजें कहीं बहुत पीछे छूट गई। आज तक जो आदमी पैसे वाला है, धनाढ्य है, वो अपने आप को 10 दिन में नेता तैयार कर लेता है उस 25-30 साल के कार्यकर्ता को पीछे छोड़ कर जी। और एक नई राजनीति और भी तो आई ना जी, दल बदलने की। हाँ, अगर मान लो आज श्याम जी कांग्रेस से टिकट मांग रहे, कांग्रेस को टिकट श्याम जी को नहीं मिलता है, तो अगले दिन श्याम जी या तो आम आदमी पार्टी में होंगे या बीजेपी में होंगे। अब यही हालत बीजेपी और आम आदमी पार्टी वालों का है। तो लोग बाग जो है जी मौका देखने लगे कि किस पार्टी का क्या जनाधार है जी, मेरे को यहाँ पड़े रहने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जी, मेरे पास पैसे से मैं भी सक्षम हूँ और इस पार्टी का जनाधार है। तो राजनीति में जो कहते हैं ना श्याम दान दंड भेद जी, उस तरफ की राजनीति कर रहे हैं आदमी और कुछ कामयाब भी हो जाते हैं। पार्टियां भी नहीं देखती कि भाई किस आदमी कल आप ये उस पार्टी में था, आज आपकी पार्टी में है जी, उसको भी टिकट दे देते। तो पार्टी को ये देखना चाहिए कि जो आदमी कल तक आपको गालियां देता था, आपके खिलाफ झंडे लिए खड़ा हुआ था, आज तुम उसको पार्टी में अपना पटका पहना के शामिल कर रहे हो, क्या ये सीरियस नेता तो कहीं कहना की कमियां नहीं होती? देखो क्योंकि उनका जो सच्चा कार्यकर्ता होता है वो कहना कि दब जाता है और बाहर का कैंडिडेट आगे खड़ा हो जाता है। ये चीजें मैं एक तो जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट पाऊंगा जी, करूंगा सबसे हाथ जोड़ के कि वो लोगों को पहचाने जी कि आदमी का असली चेहरा क्या है जी, ये आदमी किस विचारधारा से है, इसका ध्येय क्या है जी, वाकई में इसका ध्येय समाज सेवा है या पार्टी का हित है, ये किस विचारधारा का, किस पार्टी का आदमी है, या ये वो आदमी है इसको तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या झाड़ू हो, और सीट पे बैठ के अपनी मलाई खानी है, जनता से कोई मतलब। श्याम जी, एक चीज और नई आई है अभी पिछले कुछ सालों में कि हर प्रॉपर्टी डीलर या तो समाजसेवी बन गया है या वो नेता बन गया है। ये एक नया ट्रेंड निकल के आया है कि मैंने खासकर नरा क्षेत्र में देखा है। जो भी डीलिंग का काम कर रहा है, 2 नंबर का काम 2 नंबर का, ये सारा कॉलोनी काट रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन या तो युवा समाज सेवी है या वो युवा नेता है, हाँ ठीक है जी, या वो जनसेवक है। हाँ। तो ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया कि प्रॉपर्टी डीलर से सीधा राजनीति में आदमी क्यों उतर आता है। मैं भी ये देखता हूं कि ठीक है, किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करना चाहिए, संपन्न होना, लेकिन एक अच्छे तरीके से होना कोई बुरी बात नहीं जी, और संपन्न होकर समाज सेवा भी करना बुरी बात नहीं है जी,
और जहां तक आपने नेता की और कार्यकर्ता की बात कही, तो मैं ये मानता हूं पहले 25-30 साल पार्टी के लिए कुछ कर लो जी, पहले कार्यकर्ता तो बन लो। जी, कार्यकर्ता भी आप नहीं बन पाए और पार्टी के लिए कार्य भी नहीं बन पाए, आप तो एकदम होल्डिंग पोस्टर छपवा के सीधे नेता हो जाते हो, युवा सर नेता। कार्यकर्ता पहले कार्यकर्ता होते थे, बनते थे, आज कार्यकर्ता बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं, पैसे से खरीदे जाते जी हैं। हाँ जी, वही और जिसके पास थोड़ा सक्षम हो गया वो पोस्टर एंड मिल छपवा के अपने आप को नेता, युवा नेता लिखने लग जाता मैं है। नरला में देखता हूँ, निकलता हूँ, किसी भी सड़क पे चले जाओ आप, चारों तरफ देखता हूँ, नरला क्या बाईपास तक चले जाओ आप, हाँ, हाँ। इतने होल्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, सारे में जनसेवक समाज सेवी हैं, इतने एकदम से कैसे उतर के आगे मार्केट में, मतलब ये मैंने आपको क्या बताइए नील जी, जी। अगर आपकी जेब में 10 रुपए मेहनत की कमाई के हैं जी, और मैं कहूंगा नील जी 10 रुपए मेरे को दे दो, मैं आपके लिए ये काम करूंगा, जी, तो आप 10 बार सोचोगे। जी, और मेरी जेब में अगर 10 करोड़ रुपए हैं जी। तो फिर मैं 2-4 लाख रुपए तो तभी कह दूंगा, लो जी करो। तो आपको ये कहने का मतलब है कि आजकल नेता या समाज सेवी नहीं, इन्वेस्टर आ गए हैं राजनीति में, इन्वेस्टर आ गए हैं। क्या है, राजनीति का जो एम था ना, मैंने आपको बताया, राजनीति का एम कुछ हद तक बदल गया। जी, 20-25 साल में, 30 साल में हमने राजनीति में बहुत बदलाव देखते हुए है। जी, चरण सिंह कंडेरा हमारे विधायक रहे, उनको 3 बार पार्टी ने टिकट दिया, 1 इलेक्शन वो हारे, 2 इलेक्शन वो जीते। जी, रामगोपाल शर्मा ने इलेक्शन लड़ा, वहां तक कंडेरा और रामगोपाल तक राजनीति का कुछ दायरा ठीक था। जी, उसके बाद में राजनीति के मीनिंग बदलते चले गए और राजनीति में धनाढ़ आदमियों का एक योगदान हो गया, पैसे का बोलबाल बहुत ज्यादा हो गया, जिससे काम कार्यकर्ता पीछे रह गया और जो सक्षम था वो राजनीति में कहीं ना कहीं आगे आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कहने का मतलब है जहां पे आम आदमी हुआ या कोई नेता अपना स्वार्थ देखता है, तो पार्टी भी अपना स्वार्थ देखती है। यही हुआ ना जी, कि कौन सक्षम है उसको लेके आए, अपने कार्यकर्ता को अनदेखा करके, जिसने जिंदगी लगा दी पार्टी के लिए, फिर एक बाहर से एक हवाई कैंडिडेट आता है, उसको सामने ला खड़ा कर देते हैं। क्या पार्टी अपना स्वार्थ नहीं देखती इसमें? पार्टियां से भी मैं मानता हूं, हमारे को भी लोग बात कहते हैं जी कि आपकी पार्टी तो जो है नए कैंडिडेट को एकदम ला देती है। मैं मानता हूं कि पार्टियों से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। जी, ये लीडरशिप के ऊपर कई बार डिपेंड करता है कि हमारी पार्टी का कोई ऐसा लीडर जिसको प्रभार दे दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया या और को जिम्मेवारी दे दी गई, कई बार वो एरिया के आदमियों को नहीं समझ पाता। जी, लेकिन और पार्टियों की अपेक्षा मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक गरीब मजदूर वर्ग की पार्टी रही है। जी, इसमें इतने धनाढ़ आदमी नहीं थे। जी। ये निचले स्तर से लेकर आप गांव-गांव देख लो, जो हमारे हरिजन दलित भाई थे, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री होती थी उनको 1 एकड़ जमीन दी, जी, प्लॉट दिए, नौकरी दी। जी, बाबा अंबेडकर के जो संविधान के पेट्रोल पर चलने वाली पार्टी वो कांग्रेस रही। जी, तो इतना जरूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी हमें भी आघात होता है, कई बार हमें भी दुख होता है कि भाई हम इतने दिन से लग रहे हैं, किसी और आदमी को मौका दे दिया, तो ये हो जाता है कई बार। अब पार्टी ने हमारे को ही 3 बार इग्नोर कर दिया, जी, लेकिन वही बात है कि हमारी आत्मा कांग्रेस बसती है। जी। हो जाती है पार्टियां, कई बार गलत फैसले पार्टी से भी हो जाते हैं, नेताओं से भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी और पार्टियों की अपेक्षा आज आप बीजेपी का अस्तित्व या झाड़ू का अस्तित्व, उनका भी क्या मान रहे हो, उनमें भी यही चलन है। आप देखना कितने नेता इधर से उधर जा रहे हैं, कितने उधर से उधर जा रहे हैं। जी, जी। ये क्या उन लोगों ने पार्टी के लिए जीवन लगाया है? जी। कुछ नहीं लगाया। कल यहाँ थे, आप वहां हैं, तो उनमें भी फेरबदल खूब हो रहा है। जी। तो ये तो कहीं ना कहीं आज का ये चलन बन गया कि पैसे के और शाम दाम दंड के रूप में जहां आदमी अपना मौका और स्वार्थ देखता है, वहां पार्टियां भी कुछ हद तक उनको ले लेती हैं, और ये हो भी रहा है, हम देख रहे हैं। श्याम जी, पिछले निगम चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी पब्लिक के सामने एक एजेंडा लेके आई थी कि हमें एक बार निगम दे दो, एक बार बस हमें निगम में बिठा दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, निगम के, दिल्ली नगर निगम के, भ्रष्टाचार की अति हो गई है। चारों तरफ हर विभाग में बात भ्रष्टाचार बढ़ा पड़ा है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जब तक वो एजेंडा तो ले आते हैं, वो लोग कह देते हैं कि हम ये करेंगे जनता को विश्वास में लेने के लिए, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद, मैं बात करूं, ज्यादा दूर की बात मत कीजिए, अपने विधानसभा की बात कर लीजिए, अपने पार्षदों की बात कर लीजिए, काम की तरफ ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की में ही संलिप्तता होती जा रही है। अपना स्वार्थ ज्यादा देख रहे हैं ना कि जनता का। देखो अनिल जी,
पहली दफा अब जब आप कोई चुनाव लड़ते हो, जी आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हो अपनी पहचान बनाने के लिए। जी एक बार लड़ लिया, 2 बार लड़ लिया, 3 बार लड़ लिया, फिर पहचान बन गई, फिर किसी पार्टी में घुस गए। जी ये एक पार्टी की प्रयोगशाला है जी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा, मायावती से लड़ूंगा जी। और किसी से पार्टी से लड़ूंगा तो लोग बाग मेरे को जान जाएंगे। जी फिर मैं जो पार्टी की जिसकी हवा होगी उसमें दावेदारी अपनी टिकट की रखूंगा, जी। चाहे कांग्रेस हुई, चाहे बीजेपी हुई, चाहे आम आदमी पार्टी हुई। ये एक मीनिंग लोगों ने बना दिया इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़कर पार्टियों में जाने का और अपनी पहचान बनाने का। जी रही बात जिसकी पहचान पार्टी में एक जगह से है, 10, 15, 20 साल जिसने वर्क करी है उसकी तो अपनी पार्टी में अपनी पहचान होगी। जी रही जो आपने बात कही कि इन लोगों ने सत्ता को एक व्यापारिक रूप दे दिया है, जी तो पहले तो कुर्सी देती है आपको जनता, जी और जब आप 5 साल बैठते हो, ये मैं आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जो भी आपने मेरे से किया है। पहले तो श्याम सुंदर भारद्वाज भी आ गया और भाई बहुत अच्छा काम करूंगा, अरे करूंगा, और जनता ने मेरे को जिता दिया। पहले तो कुर्सी देती है जनता जी। उसके बाद में आपने वो दोबारा अपने कामों से और अपने कर्म से लेनी पड़ती है। जी अगर आप 5 साल ठीक रह गए तो जनता आपको दोबारा चुन देगी, ना तो जो जनता ने एक बार धोखा खा लिया दोबारा जनता नहीं खाएगी। जो अब आप कह रहे हो, जो ये निगम पार्षद हुआ, एमएलए हुआ, ऐसी चीज कोई भी है, इसमें मैं भी आ गया, जो ये चुने बैठे हैं या आगे चुने जाएंगे, तो उसका रिजल्ट 5 साल में जनता देगी कि इस आदमी ने कुर्सी पे बैठ के कैसा काम किया है, ये दोबारा आने लायक है या नहीं है, इसने कितना भ्रष्टाचार किया है, कितने इसने मतलब लोगों से पैसे लिए हैं, कि इसने कोई काम नहीं कराया, ना जनता की सुनवाई करी, ना कभी सुख दुख में रहा, ना जनता के बीच में रहा। 5 साल के बाद इसका रिजल्ट जनता जनार्दन देगी। पहले कुर्सी जनता जनार्दन देती है, दूसरी बारी आपको लेनी पड़ती है कि मैं सक्षम भी रहा, आपके बीच में भी रहा और मैंने काम किया, अब आप मेरे को दो। वो रिजल्ट जनता जनार्दन का होता है दोबारा। जी अब जिन लोगों के आप बात कर रहे हो कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया, अब उनको इस चीज का रिजल्ट जनता देगी कि वो इस फील्ड में कितने काम करे, पार्टी के कितने पार्टी के लोगों को सहयोग दिया, कितने जनता के बीच में रहे और कितने जनता के काम कराए। वो जनता अगर उनको ठीक मान लेगी तो दोबारा कुर्सी दे देगी, वरना नकार देगी। श्याम जी, आप इसी विधानसभा में रहते हैं? हाँ। वार्ड नंबर 2 में हैं। वार्ड नंबर 2 में एक में आपका खासा एक में आप रहते हैं मेरे ख्याल से, ना? दो में भी एक जन्मभूमि अपनी, ठीक है। तो पिछले 10 साल के कार्य देखे, विधायक के देखें, या अभी 2-2.5 साल से दोनों वार्डों में आप पार्टी के जो भी पार्षद उनका काम देखे तो कितना संतुष्ट है काम से? देखो, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि दोनों पार्टियों ने हमारे नरेला को अछूता रखा है। जी आप देखोगे आज नरेला मंडी में जाम की कितनी बुरी हालत है। जी अभी आपने मेरे को कहा, मैं वहां मीर सिंह मार्केट से यहाँ तक पैदल आया हूँ गाड़ी छोड़ के। जी चौधरी रामदेव चौक से लेकर कुरैनी मोड़ तक और कई बार तो फलाई और तक नई मंडी तक इतना जाम का तांता लगा रहता है। ठीक है जी। किसी विधायक को, किसी काउंसलर को इस चीज की कोई चिंता नहीं जी। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। पहली बात, नरले में सबसे बड़ी समस्या जाम की जी। दूसरी चीज, आप आ जाओ, यहाँ मेट्रो आ जानी चाहिए थी, आज तक वो मेट्रो नहीं आई जी। ये इस फ्लाईओवर को और बाखनेर वाले फ्लाईओवर को जी, हमारे टाइम में वो बाखनेर वाला फ्लाईओवर बना जी, जो जाम से कुछ राहत मिली। अगर वो फ्लाईओवर आज नहीं बनता तो आज क्या होता, नरले का मेरे ख्याल में निकलना मुश्किल हो जाता जी। वो हमारे नरला क्षेत्र को भी, हरियाणा के जो हमारे भाई आते जाते उनको लिए भी बहुत वो पावरफुल रहा है अंडरपास जी। लेकिन ये देखो आप ना, नरले में कोई मेट्रो, हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है उसमें भी सुविधाओं का बहुत कम। मेट्रो तो आ रही है ना जी नरला में, नेता लेके आ रहे हैं, समाज सेवी लेके आ रहे हैं, सुनते रोज झंडे गाड़ते, रोज झंडे लेकर जाते हैं लोग। 20-25 साल तक हमने सुना। आज के टाइम हर नेता, हर समाज सेवी मेट्रो पीछे पड़ा हुआ बस। वो यही ना कि इलेक्शन आ जाते हैं जब, आप देखो ना 4 साल 4.5 साल तो मेट्रो गायब हो जाती है, और जब इलेक्शन नजदीक आ जाती है, जब आप भीतों पे देखोगे, योगेंद्र चंदोलिया जी ने मेट्रो को यह करा दिया, नेता का होल्डिंग जी। जितने इनके नेता हैं सब ने टिकट के लिए, मेरे ख्याल में आज किसी खंबे पे जगह नहीं है कि मैं भी अपना एक छोटा सा होल्डिंग लगाना चाहूँ तो खंबे पे जगह नहीं है। वो तो हाईजैक कर लेना सारे, ना कहीं बीच पे जगह, पोस्टरों की जगह है, नए नेताओं ने सारे। और अब इलेक्शन नजदीक आ गया तो चंदोलिया जी ने मेट्रो भी करा दी, नरेंद्र मोदी जी ने मेट्रो चला दी,
केजरीवाल जी ने मेट्रो चला दी। और जब इलेक्शन हो जाएगा, जब 4-4.5 साल तक 25-30 साल हो गए, हमने तो इस मेट्रो का पता नहीं कहाँ आई कहाँ गई। लेकिन जो ये रूट मेट्रो का लेके आ रहे हैं, ये जो इधर से रिठाड़ा होते हुए कम से कम 22 सुनने में 22-20 के करीब तो वो पड़ेंगे स्टेशन जो मेट्रो के, ये नर्ला की जनता को कितना फायदा देगी? देखो ये तो खाली हुआ आगे नर्ला के लिए। देखो मैं ये मानता हूं कि डीडीए ने जो फ्लैट बनाए, पीछे हमने सुना था कि डीडीए ने मेट्रो का पैसा जमा करा है जी। ये नेताओं तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए होल्डिंग पोस्टर भी बंटवा दी, अब भाई मेट्रो आ रही है, फलाने हमारे नेता ने करा दी, हमने करा दी, उसने करा दी। डीडीए ने जो अपने फ्लैट बनाए, डीडीए ने इसका 150 करोड़ रुपए जमा कराया था जी। और डीडीए का भी जमा कराने की एक मजबूरी थी कि अगर यहाँ मेट्रो आएगी तो डीडीए के फ्लैट बिकेंगे, वरना सारे फ्लैट पीछे की झाड़ा खंडर हो जाएंगे जी। हम डीडीए का ये शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसके लिए पैसा जमा कराया और एरिया में मेट्रो आ जाए, चाहे डीडीए के माध्यम से भी आ जाए, तो हमारा आपका पूरे क्षेत्र का भला होगा। नेता का इसमें कोई किसी का योगदान नहीं है। ये लोग बाग 20-25 साल से सरेआम झूठ बोलते हैं। 4-4.5 साल मेट्रो गायब रहती है अनिल जी, और जब इलेक्शन नजीक आ जाता है, जब इनके होल्डिंग पोस्टर लगते हैं, जब ये कहते हैं कि मेट्रो को हमने पास करा दिया, हम मेट्रो लिया है, ये मेट्रो जो है जनता को धोखा देने का, बुलगवाने का, नेताओं और समाज सेवी का खुद को चमकाने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जनता को बहका करके मेट्रो हम ले आए। ये है, ये प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट का है, वो तो आनी है, वो तो देर से बनी हुई थी, सब लेके आ रही है। देखो वो आनी है कि हम अब ये सोचने लगे कि यार हमारे आगे ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, जी जी, हमारे बच्चा के आगे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, लेकिन अब हमें लगता है कि उम्मीद है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब भी इलेक्शन टाइम पे इसका हुआ हो जाएगा, और इलेक्शन के बाद में भी ये लोग बाग जो भी सत्ता में जो पार्टी आ जाएगी, तब भी उस पर इतना विशेष कितना ध्यान देगी, कितने दिन में इसको ले आ पाएगी, तो ये चीज है कि हमारे दिमाग से गायब भी होगी कि भाई इलेक्शन के बाद भी ये लोग इस मुद्दे को पुनर्जोर से उठाए रखेंगे, जो भी ये टिकट के मारे उठा रहे हैं और वोटों के मारे उठा रहे हैं। तो ये देखो ना, 15-20 साल से नहीं आई। एक बहादुरगढ़ जैसे शहर में मेट्रो चली गई जी, कहाँ कमियां रही, तो यहाँ क्यों नहीं आई जी? साहब सिंह वर्मा जी सीएम थे, वो मुंडके तक ले आए, मुंडके से फिर वो बहादुरगढ़ चली गई। क्या हमारे नरेला का इसमें कोई योगदान नहीं है? दिल्ली सरकार में अज्ञा नरला इतना छूता है कि नरला में मेट्रो आ जानी चाहिए थी आज से कम भी 10 साल पहले, और वो आज तक नहीं आई। श्याम जी, चलो वार्ता काफी लंबी हो गई, अब विधानसभा चुनाव आ ही गए हैं। हाँ, और कैंडिडेट भी मार्केट में, वो कहूँ मैं, जन सेवा में बहुत उतर आए हैं। हाँ, तो पार्टियों को क्या देख के टिकट देना चाहिए? एक कैंडिडेट को कैसा नेता पार्टी को चुनना चाहिए, और कैसा नेता जो है, जन सेवक जो है, जनता को चुनना चाहिए? देखो नील जी, ऐसा है, और पार्टियों की तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ना उनके बारे में हम कह सकते कि उनकी क्या विचारधारा है जी। लेकिन हम अपनी पार्टी की बात करें तो हमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी, देवेंद्र यादव जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खड़गे साहब, और दिल्ली प्रदेश के जो हमारे बड़े भाई देवेंद्र यादव जी अध्यक्ष बने हैं, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उनसे हम ये अपेक्षा जरूर रखते हैं कि आप संगठन के आदमी से राय लेकर जी। आज मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मेरे ख्याल में मेरे को 5 साल के करीब हो गए जी, 4-5 साल, 3 साल तो पिछले अनिल चौधरी जब हमारे अध्यक्ष थे जी, उनके टाइम में भी मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, और अब साल भर सारा देवेंद्र यादव जी को 3-4 साल से जो मेरे को ब्लॉक की जिम्मेवारी दोबारा पार्टी ने दी है जी, तो पार्टी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे को संगठन का एक सिपाही समझते हुए दोबारा मेरे को ये जिम्मेवारी दी जी। तो अब हमारे MP लड़े थे उदित राज जी, उन्होंने दलितों के लिए बहुत संघर्ष किया, हर बहुत लड़ाई लड़ी है जी। भले हम इलेक्शन हार गए, लेकिन आदमी की अपनी एक मानसिकता और विचारधारा होती है। उन्होंने बीजेपी पार्टी को इसीलिए छोड़ा था कि ये पार्टी निचले सत्र के लिए, दलित वर्ग के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए उनसे अछूता व्यवहार करते हैं। उन्होंने तो चुनाव का टाइम छोड़ा ना जी, क्योंकि 5 साल तो उन्होंने वो रहे हो, देखो टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में आ गए। मैं आपकी बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है जी, उनके MP के इलेक्शन में मैंने काम किया है जी, और उन्होंने मेरे को जो जिम्मेवारी दी जी, ऑफिस की और किसी चीज की, यहाँ रैलिया प्रोग्राम रखवाने की, मैंने वो एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट बड़ी अच्छे से निभाई है। लेकिन मैं उनके साथ रहा हूं, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि उस आदमी की
एक नीचे के आदमी के लिए जी दलित विरोधी विचारधारा के खिलाफ काम करने वाला वो आदमी है। जी वो बाबा भीमराव के साहब के अंबेडकर में विश्वास करने वाला और उनकी विचारधारा पर चलने वाला नेता है जी। चाहे वो बीजेपी में रहे हों चाहे वो हमारे में। जनता को क्या संदेश देंगे विधानसभा चुनाव को लेके? जनता को यही देंगे कि एक तो पार्टी का जो आपका सवाल है कि कैंडिडेट के लिए हम अपने नेताओं को ये कहेंगे कि भी उस कैंडिडेट को लाया जाए एक तो जिसकी साफ छवि हो। जी बड़ा फर्क पड़ता है छोटे इलेक्शन में स्वीकार कैंडिडेट का। एक जिसने कभी पार्टी के खिलाफ काम ना किया हो, जी संगठन को कमजोर करने के लिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन ना लड़ा हो, जी और भाई 25-30 साल कांग्रेस के साथ रहा हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के लिए काम किया हो। ये नहीं हो कि आप 60 साल नौकरी भी करो, 30-40 साल, और फिर आप पेंशन भी लो, और फिर आप एकदम पार्टी में आकर चेहरा दिखा के ये भी कह दो कि भी मैं भी कैंडिडेट हूं। तो वो कहीं ना कहीं एक जो 25-30 साल से मेरे और मेरे भाई जो जमीन पर काम कर रहे हैं, तो नहीं है जो कुछ कैंडिडेट उतर के आ गए हैं अभी। नहीं, कोई भी होना चाहिए। और मैं अपनी पार्टी ने, मैं सब पार्टियों के लिए कहना चाहूंगा कि वो अपने कार्यकर्ता को, अपने कैंडिडेट को, संगठन के आदमी को उसको प्रायोरिटी दे जिसने पार्टी के लिए काम किया हो। तो हम ये बात अपने देवेंद्र यादव जी को भी रखेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी रखेंगे, हमारे जो एमपी का इलेक्शन रहे उदित राज जी उनको भी रखेंगे कि संगठन के आदमी को, जिसने संगठन के लिए काम किया हो, पार्टी के लिए 25-30 साल संघर्ष किया हो, उस आदमी को हम कैंडिडेट बनाने पे अपना जोर देंगे, चाहे मैं हो या चाहे और कोई भी हो। चलो, ये थे श्याम भारद्वाज जी, और कहीं ना कहीं ये भी इनकी बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं दावेदारी टिकट की इनकी भी है और भी कैंडिडेट आ रहे हैं। बाकी भविष्य के लिए इनको हम शुभकामनाएं देते हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा, क्योंकि 10 साल में तो कोई नरलगा ऐसा नेता तो कोई कर नहीं पाया पिछले, बल्कि 15 साल में कहूं। अब देखो नरलगा अगर भविष्य सुधरता है, कोई अच्छा नेता नरला को मिल जाए तो ये नरला के लोगों की किस्मत होगी। श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।